नमस्कार, वेलकम माय चैनल। तो आज एक कुंडली है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जन्म है इनका कृष्ण पक्ष का जन्म है, द्वितीया तिथि कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या के दूसरे दिन का जन्म, पूर्णिमा के दूसरे दिन का जन्म है। योग वज्र करण तैतिल, पाया जो है सुवर्ण है, क्षत्रिय गज मानव, ये सब लग्न जो ये मकर लग्न के हैं। ये जो जातक हैं ये मकर लग्न है इनका, और लग्न का स्वामी शनि है। राशि जो है वो मेष राशि है और राशि का स्वामी जो है मंगल है। नक्षत्र जो है वो भरणी है प्रथम चरण में, और नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। तो यहाँ पे एक चीज जो है वो थोड़ी बैलेंस में दिख रही है कि शनि जो है वो शुक्र की राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में जातक का जन्म लेना, शनि के लग्न में मतलब मकर लग्न में जन्म लेना, तो ये मतलब शुक्र क्या है? शुक्र है और घर में सारी चीजें, मतलब एक तरह से लाइफ स्टाइल जिसको कहा जाए, लग्जरियस लाइफ स्टाइल, तो कुछ इस तरह का इसमें थोड़ा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ठीक है। और सूर्य जो है वो कन्या राशि में, मंगल दोष नहीं है। ठीक है। चलिए देखते हैं हम इनका इनका हम देखते हैं जन्म पत्रिका। तो देखिए, मकर लग्न है, लग्न में कोई भी ग्रह नहीं है। लग्नेश जो है वो व्ययस, ये जाने की भाव है। ठीक है। किसी भी हर चीज के लिए जाने का भाव है, धन जाने का या खुद विदेश में जाने का, मतलब ये जाने का ही भाव है। जैसे काल पुरुष की कुंडली में यहाँ से यहाँ सर होता है, तो यहाँ पैर जो तलवा होता है वो यही पैर है। तो पैर का क्या काम क्या है? चलना है, बस चलते रहना है, उसका काम ही चलते रहना है। तो देखिए, लग्नेश का व्ययस में जाना, वो भी मकर लग्न है। ठीक है। मकर लग्न है तो शनि है, तो शनि जिस भी भाव में रहते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो इस भाव की वृद्धि होगी, इस भाव की वृद्धि होगी। तो अगर इनका बाहर में सेटलमेंट होता है तो इनका जो जीवन जो होगा वो बाहर की तरफ ही ज्यादा रहेगा, मतलब घर से दूर होगा। लग्नेश का व्ययस में होना मतलब घर से एक तरह से दूरी बनाकर रखना, और वहीं पे जो होगा इनका जो भी भाग्य वृद्धि हो कह सकते हैं, या फिर जो भी इनके कर्म क्षेत्र होंगे इनका वो नहीं होगा, मतलब बाहर ही होगा, घर से बाहर, मतलब जन्म स्थान से बाहर ही होगा। तो देखिए, इनका चंद्रमा जो है वो चौथे भाव में बैठा है, तो ये बहुत ही अच्छे मतलब इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि ये चंद्रमा का ही घर है और अपने घर में ही चंद्रमा का बैठना तो अच्छी बात है। मेष लग्न में बैठा है तो थोड़े बहुत मतलब क्या होता है, ये तत्वों का भेद होता है। ठीक है। तो चंद्रमा जो है वो शीतल है और मेष जो है वो अग्नि है, तो थोड़े बहुत भेद इसमें देखे जा सकते हैं। बाकी पंचम भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है, तो पंचमेश जो है वो कर्मेश में, यानी कि पंचम भाव का स्वामी कर्म भाव में आके बैठा हुआ है, और वो भी अपनी ही राशि में, यानी एक राशि इसकी यहाँ और एक राशि यहाँ है, और अपनी ही राशि में शुक्र जो है वो बैठा हुआ है। तो ये भी इसका भी मतलब अच्छा दिख रहा है। और ये देखिए, ये जो है रोग रिपुर इनका घर है, तो यहाँ पे राहु का बैठना अच्छा है, ये अपने ही घर में बैठा है, अच्छी बात है। तो अच्छा है, इसलिए अच्छा है। और मिथुन राशि में है, अपने ही राशि के स्वामी जो है उसी की राशि में बैठा है, तो ठीक है, अच्छा है। बस इसमें दिक्कत बस इतना दिख रहा है कि नवमांश में जो बुध है, जो कर्म क्षेत्र का जो बुध है, वो यहाँ पे मंगल के साथ बैठा हुआ है। कर्म स्थान में जो ग्रह, दो ग्रहों का युति इस जन्म पत्रिका में ज्यादा से ज्यादा दो ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ भी दो ग्रह एक साथ हैं, यहाँ भी दो ग्रह एक साथ है, यहाँ भी दो ग्रह एक साथ है। तो दो ग्रहों का एक साथ होना बहुत अच्छा भी दे देता है। तो देखिए, जहाँ बहुत अच्छा होता है वहाँ थोड़ी बहुत परेशानियां तो होता ही है, मतलब दो ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, तो सभी ग्रह के अपने अपने एक तत्व होते हैं। ठीक है। तो दो तत्व जब आपस में गर्म या ठंडा जब आपस में जुड़ते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा या खराब निकलता ही है। तो ये समय के साथ आदमी को थोड़े बहुत महसूस होने लगते हैं,
लेकिन जितना मुझे दिख रहा है उस हिसाब से बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बुध जो है इस कुंडली में जो है वो शत्रु राशि के साथ बैठा हुआ है। तो अगर कहा जाए कि बुध उतना कारक नहीं होगा जितना कारक होना चाहिए, तो ठीक है। क्या होता है कि जो ग्रह अच्छे हैं उनको हम अच्छा रखें, और जो ग्रह खराब हैं बस उनके संबंधित जो रिश्ते हैं उनसे बस थोड़ी मधुरता बनाए रखें, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी अपना एक कर्म का प्रारब्ध भी होता है, उसका भी हमें भोग होता है। तो देखिए यहाँ पे नवम भाव में, ये देखिए नवम भाव है, नवम भाव में देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रही है कि देखिए ये भाग्य से बुध जो है वो भाग्य से, भाग्य का स्वामी बुध है, तो भाग्य का स्वामी कर्म क्षेत्र में बैठ गया है, ठीक है, और कर्म क्षेत्र का स्वामी कर्म क्षेत्र में ही बैठा हुआ है। और सूर्य 5 नंबर, इस अष्टमेश का स्वामी जो है वो अष्टमेश का स्वामी और कर्मेश का स्वामी भाग्य में बैठा है, ठीक है। लाभेश का स्वामी भी भाग्य में बैठा हुआ है, और पराक्रम भाव का और व्यय भाव का, मतलब पराक्रम भाव का, व्यय भाव का स्वामी जो है वो लाभ भाव में बैठा हुआ है। कहने का मतलब अगर ये अपने जीवन में लेन देन चालू रखेंगे, ठीक है, देखिए ये जाने का भाव है, ठीक है, जाने का भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठ गया, तो पैसों से संबंधित जो भी इनके जीवन के जो आजीविका जो साधन होगा, ये लेन देन बरकरार रखेंगे तभी यहाँ पे लाभ इनका होगा, ठीक है। और पराक्रम भी होगा, मतलब कर्म भी करते रहना है, कर्म से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि देखिए शनि का लग्न का स्वामी है, तो शनि जो है वो हर कार्य में देरी करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जिनकी भी हम देख रहे हैं, ये इनकी बहन की भी हम देख लिए हैं, तो उनके लग्न में शनि बैठे हुए हैं, और इनके शनि के लग्न के ही जातिका है, तो दोनों भाई बहन के जीवन में शनि का काफी प्रभाव रहेगा। और शनि का प्रभाव जब भी होता है तो सबसे पहला प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं क्या दिखता है, आदमी का जो स्किन होता है, जो हमारा जो कलर होता है वो शनि के समान जो होता है वो श्याम होता है। हमारे बच्चे का जो भी है, हमारा जो पुत्र है, उनके ऊपर भी शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव है, तो उनका रंग जो है वो सांवला है। तो सबसे बड़ी यही चीज प्रत्यक्ष रूप से दिखने को मिल जाती है कि जिनके भी ऊपर शनि की विशेष कृपा कहिए, अच्छी कृपा कहिए, या खराब दृष्टि वाली कृपा कहिए, उनका रंग जो है वो सांवला होता है। और अगर उनकी अच्छी कृपा होती है तो वो न्याय प्रिय होते हैं, मतलब ना वो खुद अपने साथ गलत होना देना चाहेंगे और ना किसी सामने वाले के साथ गलत होते हुए देखना चाहेंगे, वो न्याय प्रिय होंगे, ठीक है, यही इनकी खासियत होती है। तो अभी तो छोटा बच्चा अभी नहीं कुछ पता चलेगा, लेकिन समय के साथ आपको पता चल जाएगा। अगर वो ऐसे होंगे तो आप समझ जाइए कि शनि की विशेष अच्छी कृपा है। तो देखिए और इस मतलब देखिए सब ये जो इस मतलब जो भी जन्म पत्री होती है उसमें विशेष भाव जो होते हैं वो यहाँ पे एक भाव, 2 भाव, ये जो है आपस में सब जुड़े हुए हैं, तो सभी का आपस में एक दूसरे से संबंध बन रहा है। ये इसका संबंध इससे बन रहा है, ठीक है, इसका संबंध इससे बन रहा है, इसका संबंध इससे बन रहा है, मतलब कुल मिलाकर के भाग्य, सब कुछ इनके भाग्य पर होगा। तो भाग्य का स्वामी कौन है? बुध है। तो बुध 9 मास में जो है वो शत्रु राशि के साथ भी बैठ गया है, तो इस राशि में बुध कारक है, ठीक है, बुध जो है वो कारक है, खराब नहीं है, बुध कारक है। बस यही है कि यहाँ पे ये है भाव अच्छा है यहाँ पर, ठीक है, भाव अच्छा है, बस ये थोड़े बहुत यहाँ मंगल के साथ आके बैठ गए, क्योंकि चूंकि मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं तो यहाँ पे आके बैठ गए हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है, ठीक है, ये जन्मान चक्र ही होता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो बुध ये इसमें पंचदहा मैत्री चक्र में ये तत्कालिक मैत्रिक में है, तो उतना दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन जब जब आपको लगे कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, ठीक है,
जब जब आपको लगे कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, पहुंचते पहुंचते एक पॉइंट से हम रह जा रहे हैं, तब आप बुध का उपाय करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी छोटा बच्चा है तो अभी तो इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, इस जन्म पत्रिका में एक सबसे अच्छी बात जो है, जब भी जन्म पत्रिका में राहु और केतु के मध्य में, राहु और केतु के बीच में ही सारे ग्रह आ जाते हैं, तो वहाँ सबसे बड़ा जो कहा जाए विशेष खराब जिसको कह सकते हैं, वहाँ काल सर्प योग बन जाता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा जो है निकल गया है, तो चंद्रमा निकल भी गया है और वो अपने घर में ही बैठा हुआ है। तो ये मतलब कहा जाए कि जातक के जीवन में, इनके जीवन में माता का रोल काफी रहेगा। मतलब सभी परेशानियों से निकालने का, बचाने का काम इनके माता के रहेगा। तो इनके मतलब जो जातक है, इनके जीवन में माता का अहम भूमिका रहेगा, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए, आप स्वयं देख लीजिए, ये निकला हो, यही अगर ये भी इधर ही रह जाते हैं तो बहुत ही खतरनाक यहाँ पे काल सर्प योग बन जाता, फिर उसकी पूजा वगैरह करनी पड़ जाती। तो बस इतना समझ जाइए कि ये चंद्रमा निकलना है तो सारी मतलब जो दुविधा जो थी वो चंद्रमा यानी माता के द्वारा हट जाएंगी। मतलब कोई परेशानी जो होगी वो माता के थ्रू दूर हो जाएंगी। तो देखिए, सप्तमेश जो है वह चंद्रमा है, तो चंद्रमा शुभ भाव में बैठा हुआ है, तो इनका वैवाहिक जीवन भी ठीक ही रहेगा। तो मतलब वैवाहिक जीवन ठीक इसलिए रहेगा क्योंकि चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है वो शुभ माना गया है। हालांकि अब हम दृष्टि की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम दृष्टि शनि की देखते हैं। तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पे आ रही है, 4 5 6 7 यहाँ 7। मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत विष योग भी बन रहा है। क्योंकि विष योग इसलिए बन रहा है क्योंकि शनि की दृष्टि चल रही है, बाकी कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है। क्योंकि राहु का यहाँ पे होना अच्छी बात है। तो चलिए 7 8 9 10 देखिए, शनि की जो दृष्टि है वहाँ भाग्य भाव पे पड़ रही है। मतलब कभी ऐसा होगा कि अपने आप ही ये मतलब अपने ही क्या कह सकते हैं, नादानी वश या भूलवश या मतलब अपना ही नुकसान करने की संभावना बन सकता है। क्योंकि शनि की दृष्टि जो होती है वो विच्छेदात्मक होती है। तो यहाँ पे 10वीं दृष्टि जो है पड़ रही है, भाग्य भाव पर पड़ रहा है। तो हर चीज में देरी तो होगा लेकिन मिलेगा जरूर। यहाँ पे मकर लग्न या कुंभ लग्न वालों के लिए कहा जाता है कि होगा वही जो आप चाहेंगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहेंगे। मतलब सब होगा लेकिन थोड़ा समय लगता है। तो देखिए, 10वीं दृष्टि यहाँ पे आ गया है। तो अगर कभी ऐसा लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है जो ये खुद अपने आप का ही शत्रु बन जा रहे हैं, तो वहाँ पे शनि का आपको उपाय करना पड़ जाएगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा के 7वीं दृष्टि यहाँ पे आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। चंद्र की दृष्टि शुक्र पे आना एक तरह से भाग्यशाली का सूचक है, वो भी अच्छे भावों में, तो ये भाग्यशाली का सूचक है। और भाग्यशाली हो भी क्यों न, 9वें भाव में सूर्य का बैठना और उसके साथ मंगल का बैठना। सूर्य क्या है, सूर्य राजा है, अब मंगल सेनापति है। तो राजा के साथ सेनापति बैठा हुआ है और उस पर भी शायद गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। देखिए, देखते हैं, 1 2 3 4 5 एक दृष्टि यहाँ, 6 7 एक दृष्टि यहाँ, 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, गुरु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। लेकिन राजा के साथ उनके सेना का होना अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। और शुक्र और बुध की दृष्टि भी यहाँ पे आ रही है। तो चलिए, सब ठीक है। और 9वीं दृष्टि यहाँ पे आ रहा है। तो इनका शादीशुदा जीवन अच्छा जाने वाला है, ठीक है। थोड़ी बहुत इनकी जब क्योंकि इनके तरफ से अच्छा होगा, लेकिन जिनसे शादी होगी उनका भी तो अपना एक जन्म पत्री होगा, वही थोड़ा बहुत यहाँ नवमांश में दिख जा रहा है। क्योंकि राहु की दृष्टि 7वें भाव पे आ रही है, लग्न में राहु का होना, तो थोड़े बहुत इनको कहा जाए, इनको आप अभी से अच्छी बातें सिखाना शुरू कर दें, ताकि इनकी जो क्या कहे युवावस्था जब आए तो इन्हें लोग अच्छा माने, अच्छा समझे, ठीक है। तो देखिए, और मंगल की दृष्टि हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 देखिए, यहाँ पे 4 आ रहा है,
5, 6, 7 और 8। अच्छा है, मंगल की दृष्टि यहाँ पे आ रही है पराक्रम भाव पे। अच्छा है, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब भी आपको लगे, जो मैंने बुध और शनि को बताया वो आप देख लीजिएगा जब ये बड़े होंगे तब। और चलित कुंडली में सभी ग्रह अपने ही भाव में हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे इनकी सब नक्षत्र हैं, सारे नक्षत्र हैं। देखिए सबसे, अब सूर्य जो है वो सबसे बलवान है, सबसे बलवान। देखिए सूर्य सबसे बलवान है इनकी कुंडली में, जन्म पत्रिका में सबसे बलवान सूर्य है। उसके बाद गुरु है, गुरु है लाभ भाव में, गुरु का बैठना अच्छी बात है। हालांकि थोड़ा बहुत उस भाव को कमजोर कर देते हैं, लेकिन बलवान है। इनको, इनकी जन्म पत्रिका में, मतलब आपके पुत्र की जन्म पत्रिका में गुरु बलवान है, ठीक है। और चंद्रमा भी ठीक है। और कमजोर अगर दिख रहा है तो मंगल दिख रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पे अस्त हो जा रहा है ना सूर्य से। देखिए यहाँ पे अस्त हो जा रहा है, तो अगर मतलब थोड़ा अगर आपको लगे कि बच्चा सुस्त है, मतलब वो काम जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहा है, एक दब्बू जैसा आपको लग रहा है, एक मतलब एक होता है कि कोई हमने उनको काम बताया और उन्होंने फट से कर दिया, तो ये मंगल बढ़िया होने का निशानी है। लेकिन हमने कोई काम बताया बड़े आराम आराम से, आलसीपन जैसा वो कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि मंगल जो है वो अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा है। तो वहाँ पे आपको मंगल का उपाय करना पड़ जाएगा। फिर वो हनुमान जी की शरण में जाना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा लाल कपड़े वगैरह आपको पहनने हैं। और देखिए यहाँ पे शुक्र है, वो भी अच्छी स्थिति में है। शनि है वो कमजोर आ रहा है, ठीक है। लग्न है वो कमजोर है, शनि कमजोर है, तो शनि के लिए कुछ करना नहीं, विशेष कुछ करना नहीं है आपको। कमजोर है तो ठीक है, शनि महाराज का कमजोर होना उतना कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। भाव में देखिए इनका सबसे मजबूत भाव, यानी इनका छठा है, छठा भाव इनका सबसे मजबूत भाव है। तो ये ज्यादा अगर कहा जाए तो मतलब क्या हम कहें कि रिस्क लेकर के अगर ये काम करेंगे, ठीक है, रिस्क लेकर अगर ये काम करेंगे तो उनको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा कुछ है। मतलब रिस्क लेने का मतलब वो नहीं, जान पर नहीं खेलना है। मतलब आदमी को लगता है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर अगर वो ट्राई करेंगे तो सफलता के चांस दिख रहे हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे देखिए इनका नवम भाव, मैंने पहले ही कहा शुक्र है, बुध है, तो भाग्यशाली नवम भाव दूसरे नंबर पे आ रहा है। तीसरे नंबर पे हाँ विदेश भाव ही आ रहा है। और चौथे नंबर पे पराक्रम भाव आ रहा है, सूर्य की दृष्टि जा रही है। पांचवें नंबर पे आठवां भाव, आठवां भाव जो होता है वो एक तरह से ये खोज का भाव है, ठीक है। ये खोज, रिसर्च जो साइंटिस्ट वगैरह करते हैं, या फिर जो टेक्निकल जो ऐप आए हुए हैं, मतलब जो ऐप लोग बनाते हैं, सॉफ्टवेयर ऐप होते हैं, उस तरह की चीजों का ये भाव है। एक तरह से गुप्त विद्या का भी ये भाव कहा जाता है। तो ये इनका मजबूत है, मतलब इस भाव का स्वामी इस भाव में बैठा हुआ है। तो देखिए अभी हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। चलिए सब सही है। सातवां भाव भी इनका ठीक ठाक ही है। सबसे कमजोर इनका देखिए 11 भाव और 1 भाव है। 1 भाव और 11 भाव इनका कमजोर है। मतलब ये अगर ये अपने आप को मजबूत करके, इनके मन को मजबूत किया जाए, इनको साहस, इनके अंदर साहस हो, दृढ़ इच्छा हो, तो काफी कुछ पा लेंगे। अगर इनके अंदर दृढ़ इच्छा होगी तो साफ शब्दों में कहा जाए तो माता पिता को इनको सदैव फोर्स करना पड़ेगा। फोर्स करेंगे तो ये कुछ करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। और अभी इनका जन्म के समय देखिए शुक्र का महादशा चल रहा है। तो शुक्र का महादशा चल रहा है तो शुक्र जो है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे जो दिख रहा है, शुक्र क्या है, शुक्र लाइमलाइट है। आजकल आप जो टीवी सीरियल्स देख रहे हैं, फिल्म जो देख रहे हैं, अभिनेता एक्टर जो भी हैं,
उनकी जन्म पत्रिका में शुक्र कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में होगा। तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, डांसर वगैरह तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, लाइमलाइट, फोकस वाली दुनिया, चमकदार चमकने वाली दुनिया, कुछ इस तरह की, इस तरह का कुछ दिख रहा है। तो शुक्र का महादशा, और इसके साथ साथ शुक्र क्या है, शुक्र लक्ष्मी, बढ़ोतरी, घर में धन धान्य की बरकत। तो अभी इनकी 2039 तक चलने वाली है, 2039 तक चलने वाली है। तो इस समय में हम कह सकते हैं कि काफी काफी जो होगा वो विकास करेंगे, भोग विलास कह सकते हैं, और बरकत जिसको कह सकते हैं, बढ़ोतरी, धन संपत्ति में बढ़ोतरी जिसको कह सकते हैं, वो इनकी चलने वाली, मतलब चल रही है और आगे भी चलने वाली है। और अंतरदशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही है, जो कि चलेगी इनकी 2023 तक, मतलब 4 जुलाई 2023 तक चलेगी। तो सूर्य भी इनका मजबूत है। तो सूर्य क्या है, सूर्य इनका भाग्य का स्वामी भी है और सूर्य पिता भी है। तो कहीं ना कहीं इनके पिता के लिए बहुत ही अच्छा है, एक तरह से पदोन्नति वगैरह भी दिख रहा है। तो प्रत्यंतर दशा केतु का चल रहा है, तो केतु जो है वो शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो थोड़े बहुत खर्चे दिख रहे हैं। तो खर्चे होना तो आम बात है, खर्चे नहीं होंगे तो फिर आएंगे कैसे। और शनि की 7.5 इनकी 30 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखिए 30 मार्च 2025 से इनकी शनि की 7.5 शुरू होगी, जो चलेगी 2032 तक। ठीक है, अभी हमें एक ही शनि की 7.5 बताते हैं आपको। हर जातक जिसने भी धरती पे जन्म लिया है उनके जीवन में 3 से 4 बार शनि की 7.5 आती है 7.5 साल तक। ठीक है तो जिनकी जन्म पत्रिका में शनि की अच्छी स्थिति होती है उनको अच्छे फल मिलते हैं, और जिनकी खराब होती है, मार्गेश होते हैं, उनके लिए वो बद से बदतर बना देते हैं। तो देखिए अभी इनका शुक्र में सूर्य और केतु का चल रहा है। तो शुक्र में सूर्य तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, और शुक्र में सूर्य ठीक है, और केतु है। तो राहु केतु किस राशि में है, देखिए किस राशि में है, गुरु की राशि में है, गुरु की राशि में है, और बुध की राशि में है। तो गुरु और बुध, गुरु शुक्र गुरु, हाँ फ्रेंड, हाँ ठीक है, अच्छा जाने वाला है। यहाँ पे दृष्टि देखिए, केतु की दृष्टि सुख भाव पे पड़ रहा है, षष्ठ भाव पे और अष्टम भाव पे। हाँ तो बहुत अच्छा बात है, केतु की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ना अच्छी बात है। अगर ये अपने कर्म को सही रखेंगे तो राहु और केतु बहुत ही अच्छे फल देंगे इनको, बिल्कुल बहुत अच्छे फल देंगे इनको। बस अपना कर्म और अपनी जो सोच होनी वो अच्छी होनी चाहिए, जनहित कल्याण हेतु रहना चाहिए, तो बहुत अच्छा फल देते हैं राहु केतु। ठीक है, शनि है धन भाव पे, गुरु पराक्रम भाव पे, संतान भाव पे दृष्टि, गुरु का संतान भाव पे दृष्टि देना, तो ये एक तरह से संतान भाव का भी है और ये शिक्षा का भी है। तो गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो ये जरूर पढ़ेंगे, पढ़ने लिखने में होशियार होंगे, जरूर पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि ये पढ़ाई में थोड़े बहुत ढिलाई कर रहे हैं, आलसी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या उपाय करिएगा, वहाँ पे अगर आपको लगे कि बच्चा पढ़ने के बजाय लाइमलाइट की दुनिया को ज्यादा पसंद कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़े बहुत आपको गुरु को उपाय करने पड़ जाएंगे। बस इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र की राशि क्योंकि पंचम भाव का स्वामी शुक्र है और गुरु की जो है वो 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए गुरु और शुक्र जो है ये दोनों ही गुरु हैं। ठीक है, गुरु और शुक्र दोनों ही गुरु है। तो शुक्र क्या है, शुक्र भोग विलास है, नहीं पढ़ना नहीं, बस हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये दिला दो वो दिला दो। और गुरु जो है वो सड़क की रोशनी जो जलती है उस पर भी पढ़ने की इच्छा रखने वाले गुरु होते हैं। जो तो देख लीजिएगा, आपको देखना पड़ जाएगा कि अगर वो पढ़ाई में अच्छे होंगे, वो पढ़ना चाहेंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो नहीं उपाय करेंगे तो कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो प्रभावी होगा, तो आपको वहाँ पर गुरु को जो होगा बल देना पड़ जाएगा। बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और देखिए जन्म पत्रिका हम बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं,
तो चैनल को आपके जो अपने हैं उनसे आप सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, ना डेटा लगता है ना नेट लगता है। आप जितना हो सके आपसे जितना 2, 4, 5, 6, 7, 8 सब्सक्राइब करवाइए, ताकि चैनल जो है इम्प्रूव होगा। जितना इम्प्रूव होगा उतने ही आप लोगों के लिए बढ़िया होगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब क्या कहें हम, बस इतना ही कह सकते हैं कि चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइए। व्यूज तो अच्छा जा रहा है, वॉच टाइम भी अच्छा जा रहा है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आपको सब्सक्राइब करवाना चाहिए, ठीक है। चलिए सबको राधे राधे।